इन्होंने सम्राट अशोक के पिलर को, लाट को गोल करके, चिकना करके, रगड़ रगड़ करके शिवलिंग बना लिया है। भारत में संविधान न होता तो ये लोग मेरे कपड़े उतरवा लेते। कहते शूद्र कहीं के, ये कपड़े पहनने का अधिकार तुझे किसने दे दिया? तो भारत में ऐसा लगता है कि भारत में रहा न जाए। नमस्कार, मैं निधि रतन। आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक तस्वीर भारत की। मेरे साथ हैं भंते सुमित रतन। हम उनसे बातचीत करेंगे उन तमाम मुद्दों पे जिसमें सरकार घबराती है जवाब देने पे। पिछले कुछ दशक से जो भारत की दशा है वो काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है। उसी के आधार पे हम बात करेंगे उन तमाम मुद्दों पे जिसपे बहुजन समाज की जो कंडीशन है वो बेहतर से बदतर की ओर जा रही है। भंते जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, पहला सवाल मेरा हिंदू राष्ट्र से। भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास कर रही है हिंदू राष्ट्र बनाने की, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हिंदू राष्ट्र तो वो बना देते अगर संविधान बाबा साहब का ना होता। जी बाबा साहब का संविधान धर्मनिरपेक्ष है जी और उसमें फंडामेंटल राइट में परिवर्तन नहीं वो कर सकते, इसलिए वो हिंदू राष्ट्र नहीं बना पाए, नहीं तो वो अभी तक बना देते। जी। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि तमाम लोगों को हिंदू मुस्लिम में भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, शिक्षा से दूर कर रहे हैं। आप संविधान की बात करें, संविधान को वो धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं दीमक की तरह। आप कैसे बात कर पाएंगे डेमोक्रेसी की, कैसे बात कर पाएंगे फंडामेंटल राइट्स की? एक्चुअली हिंदू मुसलमानों की जो लड़ाई है, देश भारत में बहुसंख्यक जो मूर्ख लोग हैं, जो हिंदूकरण जिनका हो गया, जिनका ब्राह्मणीकरण हो गया है, जो आत्मा परमात्मा स्वर्ग नरक ईश्वर इत्यादि से डरते हैं, उन लोगों को मुसलमानों पर अटैक करना अच्छा लगता है। ये बीजेपी के रणनीतिकार जानते हैं कि मुसलमानों को बुरा भला कहेंगे, उन पर अटैक करेंगे, तो सो कॉल्ड हिंदू हैं जिनकी संख्या बहुसंख्यक है, जो कभी हिंदू हैं नहीं, जो अस्पृश्य हैं, शूद्र हैं, जिन्हें कभी वहाँ सम्मान नहीं मिला, लेकिन उन्हें मज़ा आता, अच्छा लगता है, इसलिए ये अटैक मुसलमानों पे करते हैं। और मैं तो आपको कहूँ कि मुसलमानों की 20% आबादी है भारत में, 20 करोड़ हैं वो, माना कि उन्हें ये कैसे भगा पाएंगे? बल्कि ये मैं कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों के आड़ में ये एससी ओबीसी को रोड पर लाके खड़ा कर देंगे, बद से बदतर कर देंगे, ये इनका प्लान है। एसटी ओबीसी की आपने बात की। एसटी ओबीसी वो लोग तो ठेकेदार बने हैं धर्म बचाने के, अब वो लोग तो ठेकेदार बने हैं डंडा उठाने के, झंडा लगाने के। कैसे जागरूकता बढ़ेगी समाज में? देखिए, जिस कौम को, जिस परिवार को, जिस समाज को अपना इतिहास पता नहीं होता है, वह लंबे समय तक सामाजिक गुलाम रहती है, धार्मिक गुलाम रहती है, आर्थिक गुलाम रहती है और मानसिक गुलाम रहती है। ऐसे ही बहुसंख्यक एससी ओबीसी समाज में लोग हैं जिनको अपना इतिहास पता नहीं है और इतिहास होने के बावजूद भी उन्हें गुलामी में मज़ा आ रहा है। इसलिए ये सब उनकी सफलता के कारण है, भाजपा के। जिस तरीके से पिछले समय का मुद्दा रहा हिंदू मुस्लिम मस्जिद के नीचे शिवलिंग को लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी रही, लोगों का कहना था, मैंने दूसरी समुदाय के लोगों से भी बातचीत की, उन्होंने कहा कि बौद्ध और जैन हमारे ही कौम के लोग हैं, वो सब हिंदू हैं, तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता उनके बौद्ध विहार निकलें या वो स्तूप निकलें। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, भारत में जब जब जिसका शासन रहा, जैसे 1250 साल बौद्धों का शासन रहा, बौद्ध राजाओं का शासन रहा, उस दौरान यहाँ सम्राट अशोक के स्तंभ बनवाए गए, बुद्ध विहार बनवाए गए, बहुत बहुत बड़े बड़े शिलालेख बनवाए गए और तक्षशिला, नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय बनाए गए। उनके बाद दूसरे लोगों का शासन आया, चाहे वो मुसलमान हों, चाहे वो तथाकथित हिंदू राजा हों। तो जब खुदाई करोगे तो 1250 साल का जो काम है वो निकलेगा। इन्होंने सम्राट अशोक के पिलर को, लाट को गोल करके, चिकना करके, रगड़ रगड़ करके शिवलिंग बना लिया है। मैं तो इनसे कहता हूँ कि आप खुदाई कराओ, इनकी एक भी पीठें, इनके एक भी मंदिर, इनके एक भी पूजा घर ऐसे नहीं बचेंगे जहाँ बुद्ध विहार नहीं निकलेगा। क्योंकि इन्होंने कुछ बनाया नहीं, इन्होंने बलात् कब्जा किया है, हिंसा के बल पर कब्जा किया है। लेकिन बुद्धिज्म में कभी भी किसी को जबरदस्ती बौद्ध भी तक नहीं बनाया जाता है। इन्होंने हिंसा के बल पर ये सब कब्जा कर लिया है। तो मैं तो चाहता हूँ कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात माने, दुनिया की एक चीफ जस्टिस लोगों की एक टीम बना दें और खुदाई करवा दें, तो पता चल जाएगा कि भारत की ज़मीन में क्या दबा हुआ है, बुद्ध है कि लिंग है। तैयार हैं हम तो। लेकिन मोहन भागवत का कहना है कि हम दंगे नहीं चाहते, इसलिए हमें कोई अब मंदिर मस्जिद से कोई मतलब नहीं है। देखिए, मोहन भागवत जी का ये कहना पागलपन जैसा है, क्योंकि मोहन भागवत जी की जो पाठशाला है वहाँ दंगाई ही पैदा होते हैं। उनकी ऐसी पाठशाला है, वहाँ दुनिया का सबसे खराब आदमी, जिसमें जितने अवगुण पाए जाते हों, ऐसे लोगों को वहाँ तैयार किया जाता है।
उनकी अंदर की भाषा अलग होती है, मंच की भाषा अलग होती है, वो बोलते कुछ हैं, करते कुछ और हैं। हम 100% नंबर 1 का जादूगर तैयार वहाँ होता है, वो ऐसी पाठशाला है। और जब तक उस पाठशाला के लोग इस देश पर शासन करते रहेंगे, ना कभी अमन आ सकता, ना कभी चैन आ सकता है, और ना ही विकसित देशों में शामिल हो सकता है। अरे मूर्ख लोग हमारी तुलना पाकिस्तान से करते हैं, कभी चाइना से करके देखें हमारी तुलना, कभी रशिया से करके देखें, अमेरिका से करके देखें, जापान से करके देखें, पाकिस्तान से तुलना क्या करते हैं। पाकिस्तान में जितने मुसलमान रहते हैं उतने तो हमारे यहाँ जेलों में आदमी रह रहा है। मूर्ख बनाते हैं लोगों को, और मूर्ख हमारे लोग बन जाते हैं। दोस्त उन बाजीगरों का नहीं है, दोस्त जो बाजीगरी में बर्बाद हो गए उनका दोस्त ज़्यादा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, अभिनेताओं, प्रवक्ताओं की बात करें, वो उनका कहना एक ही लाइन रहती है कि भारत में जो पैदा हुआ है, मैं तो भारत शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ, उनका कहना होता है हिंदुस्तान में जो पैदा हुआ है वो सब हिंदू हैं। मैं तो उन्हें सलाह देता हूं कि दयानंद सरस्वती जी की सत्यार्थ प्रकाश किताब पढ़ लें, तो उन्हें पता चल जाएगा हिंदू का मतलब क्या है। और हिंदू अंग्रेज हमें कहा करते थे, चूंकि हम सिंधु नदी के किनारे हैं, हम हिंदुस्तान शब्द को भौगोलिक शब्द मानते हैं, हिंदू को भी भौगोलिक शब्द मानते हैं, लेकिन भारत का नाम भारत है, हिंदुस्तान नहीं है। ये चूंकि हिंदुस्तान इसलिए ज़्यादा कहते हैं ताकि हिंदुओं के स्थान ये माना जाए। ये हिंदुस्तान या हिंदू राष्ट्र तब बनता है जब 20 करोड़ मुसलमानों की हत्या की जाए, 5 करोड़ अन्य अल्पसंख्यक जिसमें जैन हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, इनकी हत्या की जाए, और लगभग यहाँ 5 करोड़ ऐसे लोग हैं जो हिंदू आइडियोलॉजी को नहीं मानते हैं, वो किसी धर्म को नहीं मानते हैं। इन सब की सामूहिक हत्या ये लोग करें, तब इसे हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं, अन्यथा इसे हिंदू राष्ट्र बना ही नहीं सकते वो। क्योंकि लोगों का कहना है कि आप बौद्ध धर्मगुरु हैं, आपको राजनीतिक मुद्दों पे बोलना नहीं चाहिए, आपको वो सब चीज़ें के प्रति समाज को जागरूक नहीं करना चाहिए जो समाज को एक कहीं ना कहीं एक मुकाम पे लेके जाए, क्योंकि आपको ये जो चीवर आपने धारण किया है इसमें आपको राजनीतिक मतभेदों से दूर रहना चाहिए। देखिए, वो तो ये चाहते हैं कि हम खाना भी ना खाएं, वो तो ये चाहते हैं कि हम अपनी ज़मीन छोड़ दें, वो तो ये चाहते हैं जो हमारा अच्छा घर, हमारे अच्छे कपड़े, हमारी अच्छी शिक्षा, संविधान के माध्यम से जो हमें मान सम्मान मिला है, वो सबसे नफरत करते हैं। उनका बस चलता, भारत में संविधान न होता तो ये लोग मेरे कपड़े उतरवा लेते, कहते शूद्र कहीं के, ये कपड़े पहनने का अधिकार तुझे किसने दे दिया। इसलिए मैं तो कहता हूँ अपने बहुजन समाज के लोगों से कि इतिहास अपना जागिए, आपस में मित्रता करिए, और ये अंतिम घड़ी है, ये अंतिम क्षण है। अगर इस क्षण में आपने एकता नहीं दिखाई अपने अधिकारों के लिए, मान सम्मान के लिए, विरासत की रक्षा के लिए, फिर इससे अच्छा समय आपको नहीं मिलेगा। ये लोग पूरा कब्जा कर लेंगे और कब्जे की तरफ वो बढ़ते चले जा रहे हैं। इसलिए मैं आगाह करना चाहता हूँ अपने बहुजन समाज को। लेकिन सर, जब हम बुद्धिज़्म की बात करते हैं, भारत का कह सकते हैं कि जो सोने की चिड़िया कहा जाता था अशोका पीरियड में, लोगों का इतिहास भी मजबूत रहा, भौगोलिक स्थिति भी काफ़ी बेहतर रही, लेकिन आज की कंडीशन की बात करें तो वर्तमान समय में लोगों में एकजुटता क्यों नहीं है, लोग एक समान स्तर पे क्यों नहीं आ पाते हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को कमज़ोर करना है तो आपको इकट्ठा तो होना पड़ेगा। इसके लिए हमें इतिहास पढ़ना पड़ेगा। जब ये बाहरी विदेशी लोग भारत में आए तो यहाँ रहे रहे करुणा, दयाशील, समता से भरे हुए लोग अपना जीवन यापन कर रहे थे। इन्हें पहले उन्होंने आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नरक, पूजा, भय, इसमें उलझाया, शुभ अशुभ में उलझाया। इसके बाद इन्होंने हम लोगों को, पाली भाषा में जाति का मतलब होता है जन्म लेना, लेकिन उन्होंने जाति को श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ घोषित कर दिया, कहा ये ऊंचा है, ये नीचा है। ये इतना बड़ा सफल कॉन्सेप्ट है ब्राह्मणवाद का कि ये तुम्हारी जाति ऊंची है, ये जाति नीची है। आज भी बहुजन समाज के लोग जितने जातिवादी हैं, इतना ब्राह्मण जातिवादी नहीं है। ब्राह्मण आपस में रोटी बेटी के संबंध करता है, बहुजन समाज के लोग तो आपस में रोटी बेटी ने संबंध नहीं करते, बल्कि 40 साल का अम्बेडकरवादी, 20 साल का बुद्धिस्ट भी दूल्हा अपनी बिरादरी का ढूंढता है, भंते अपनी बिरादरी का ढूंढता है, और नेता भी अपनी बिरादरी का ढूंढता है। अरे अपने लोग बिरादरी के वोट डाल लोगे, उससे क्या नेता बन जाओगे, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन जाओगे, मुख्यमंत्री बन जाओगे? नहीं, हमें 85% माननीय कांसी राम साहब की आइडियोलॉजी को आत्मसात करना है, जगदेव प्रसाद जी की आइडियोलॉजी को आत्मसात करना है, और सबको जोड़ करके सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक उत्थान की तरफ आगे बढ़ना है। लेकिन सर, कैसे कर पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी तो 8 साल बेमिसाल का आयोजन कर रही है और आपका समाज अभी भी भटका हुआ है, संविधान की बात नहीं कर रहा, जबकि संविधान की बात करें तो मान्यवर काशीराम हो, मायावती हो, कर्पूरी ठाकुर, जगदेव प्रसाद हो, तमाम ऐसे महापुरुषों की जो समाज को जागरूक करते करते कुर्बान हो गए, लेकिन आज भी उनके समाज की दशा बदतर हो गई है। भाजपा के पास आज जो है
वो 100 साल की प्लानिंग है, तब जाकर के देश पर उनका कब्जा हुआ है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। लेकिन बहुजन समाज के नेता के पास, किसी के पास भी 10 साल का प्लान नहीं है। 10 साल का भी प्लान वाला कोई नेता होता तो ये बहुजन समाज इकट्ठा हो जाता और यहाँ हुक्मरान हमारे बहुजन समाज के लोग होते। ये छोटी छोटी चीज़ों में उलझ जाते हैं, पैसे के पीछे पड़ जाते हैं, पद के पीछे पड़ जाते हैं, कोई हमसे आगे ना निकल जाए, कोई प्रतिभा सवर्ण लोग जो दुश्मन है बहुजन समाज के, वो प्रतिभा को आगे लाते हैं। अगर यहाँ कोई प्रतिभा पैदा हो जाए, चाहे पत्रकार के तौर पर, चाहे नेता के तौर पर, चाहे धर्मगुरु के तौर पर, चाहे बिजनेसमैन के तौर पर, उसका टांग खींच करके बर्बाद करने का काम करते हैं। ये इनके ऐतिहासिक लक्षण हैं, इनकी वजह से ये गुलामी आज भी कर रहे हैं। अगर इन्होंने अवगुण नहीं त्यागे तो आगे फिर ये गुलामी करेंगे। वो 100 साल संघर्ष करके आए हैं, तब देश पर कब्जा किया है। मैं तो कह रहा हूँ बहुजन समाज के लोग 10 साल की प्लानिंग कर लें और एक साथ बैठ लें, बीजेपी से आगे निकल जाएंगे। लेकिन कोई बैठने को तैयार नहीं है, एक दूसरे की नफरत करते हैं शकल से ये, और बैठने की बात तो पहले पहले जातियों में ही बटे हैं, ये उसी से नहीं निकल पा रहे हैं और इसी का बीजेपी फायदा उठाती रही है और ये जातिवादी बने रहे तो उठाती रहेगी। आप कहना चाह रहे हैं कि हमारे बहुजन समाज को जेएनयू जैसी संस्थाओं से उठाकर जनेऊ की ओर ले जाने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो चाह रही है कि जो पहले सब्जी उगाता था वो सब्जी उगाए, जो जूते बनाता था वो जूते बनाए, जो कपड़ा धोता था वो कपड़े धोए, और जो दूध निकालता था वो दूध निकाले। उनका ये लक्ष्य है, वही हिंदू राष्ट्र है, वही राम राज्य से कहते हैं कि ये जो शूद्र हैं, जो आदि आबादी के लोग जिन्हें हम ओबीसी कहते हैं, असली शूद्र ये हैं। भाई शेड्यूल कास्ट के लोग तो अनटचेबल हैं, बाबा साहब की भाषा में अस्पृश्य हैं, ये तो वर्ण व्यवस्था में शामिल भी नहीं थे। वो तो चाहते हैं कि ये जहाँ से आए हैं वहीं चले जाएं, यही उनकी विजय है, यही उनका लक्ष्य है और यही उनका काम है। इसके अलावा आरएसएस का, बीजेपी का कोई काम नहीं है। अब ये बहुसंख्यक आबादी को कैसे बचाना है, कैसे उसे रोकना है, यहाँ के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक नेताओं की चिंता है। ये अपना प्लानिंग करें कि हमें कैसे बचना है, उसमें हम भी शामिल हैं। हम भी बैठ करके चिंता करेंगे कि बहुजन समाज को कैसे संपूर्ण गुलामी से बचाया जाए, और सबकी जिम्मेदारी बनती है। तो आपने इतनी सारी बातें बोली, मोदी सरकार की आलोचनाओं को भी गिनवाया, आपका राजनीति में जाने का तो ख्याल नहीं है? देखिए, ये जो राजनीति कर रहे हैं ना एससी ओबीसी के लोग, इनकी शॉर्ट टर्म की राजनीति है, धर्म लंबे समय की राजनीति है। मैं इनसे आज फिर कह रहा हूँ, संघ के लिए धर्म पहले है, जिसे हम आरएसएस कहते हैं, लेकिन मेरे नेता बड़े हो गए हैं, इन्होंने धर्म गुरुओं को, सामाजिक लोगों को और समाज के लोगों को पीछे छोड़ दिया है। जब तक ये व्यक्तिवादी बने रहेंगे, जब तक ये संघ को तवज्जो नहीं देंगे, जब तक समाज को तवज्जो नहीं देंगे, धर्म को तवज्जो नहीं देंगे, तब तक ये बड़े नेता नहीं बन सकते हैं। एमपी एमएलए हो सकते हैं, लेकिन विरासत में ये उप ही छोड़ के जाएंगे, पूर्व ही छोड़ के जाएंगे, लेकिन किसी को बना नहीं सकते, क्योंकि मेरे लोग व्यक्तिवादी हैं, वो लोग संघवादी हैं। विचार करिए, आज मोहन भागवत न रहें लेकिन फिर भी संघ संभालेगा, और हमारे बहुजन समाज के नेता जब से पैदा हुए हैं और जब तक मर नहीं जाएंगे एक ही पद पर बैठे हैं। वो किसी दूसरे अन्य समाज के व्यक्ति को चेहरा नहीं बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम आजीवन स्वर्गीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहें, कोई दूसरा व्यक्ति ना जाए। ऐसी अलोकतांत्रिक सोच रखने वाले बहुजन समाज के नेता क्या बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे? जो जिनके अंदर लोकतंत्र है, चुनाव भी करते हैं, लेकिन उनके लिए आइडियोलॉजी पहले है, इनके लिए सुख सुविधाएं और पद पहले है। यही दोनों में अंतर है। जिस दिन बहुजन समाज के नेताओं में आइडियोलॉजी, विचारधारा पहले आ जाएगी, ये मिशन आगे बढ़ जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। तो आज जो बहुजन समाज की 80 माइनॉरिटी लोगों की जो दशा है, वो आइडियोलॉजी से कमजोर होने के कारण है। बिल्कुल बिल्कुल, ये व्यक्तिवादी हैं, ये अपने सुख दुख में फंसे रहते हैं। अब ये नहीं देखते हैं कि संघ ये स्थापित हुआ, कितने लोगों ने जिंदगी लगा दी, भाजपा खड़ी हुई, कितने लोगों ने जिंदगी लगा दी। यहाँ तो किसी एक व्यक्ति का जीवन नहीं गया, जो व्यक्ति बन गया वही बना है, और जब तक मर नहीं जाएगा वही बना रहेगा। हम अच्छे हों बुरे हों, मुझे ही वोट करते रहिए, मुझे ही आप चुनते रहिए। और इतने जातिवादी लोग हैं, मैं तो बहुजन समाज में रहता हूँ, ये चाहे जितने बड़े अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट हो जाएं, चुनाव आता है तो इन सबको अपनी अपनी जाति का नेता दिखाई देता है। अब ऐसी स्थिति में बीजेपी को कैसे हरा लोगे आप बताइए? आप जब ये तय आप नहीं कर पाते हो कि सही और गलत क्या हो रहा है, अच्छा और बुरा क्या हो रहा है, तो कैसे परिवर्तन संभव हो सकता है? इसलिए जाति को त्यागो। बाबा साहब ने बहुजन समाज बनाया था। भगवान बुद्ध ने कहा था, अत्ता ही अत्तनो नाथो कोई नाथो परोसिया, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय। जब तक हम बहुजन समाज नहीं बनाएंगे, ऐसे ही गुलामी की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे। अब
समय आ गया है युद्ध की नीति को छोड़कर बुद्ध की ओर लौटने का। देखिए, युद्ध और बुद्ध, ये लोग अपमानित करते रहते हैं बुद्ध को। हमें युद्ध करने की तब जरूरत है जब कोई मेरे हक अधिकारों पर हमला करता है। न भगवान बुद्ध ने कहा अकारण आप किसी को न सताओ, इसीलिए उन्होंने सिद्धांत बताए थे। अब मैं एक बौद्ध भिक्षु हूँ, क्या मैं अच्छा बुरा नहीं जानता? क्या मेरा मान सम्मान मैं नहीं जानता? क्या अपने अधिकार नहीं जानता? अगर मैं अपने हक अधिकारों के लिए, मान सम्मान के लिए बोल रहा हूँ, तो क्या ये मेरा डिमेरिट है? अगर जिसको डिमेरिट लगता हो वो आत्महत्या अपनी कर ले, जिंदा क्यों रहना चाहता है? आज देश में सब लूटा जा रहा है, महापुरुषों का सम्मान लुट गया, विरासत लुट गई, राजनीतिक हक अधिकार चले गए, सामाजिक मान सम्मान चला गया। आज भी मूक दर्शक बना बैठा है, उसे जीने का कोई हक नहीं। मैं जिंदा हूँ, बोल रहा हूँ और आगे भी बोलता रहूंगा। आपने एक बार अपनी बात बोली थी इच्छा मृत्यु की, आपको ये ख्याल क्यों आया? इस देश से परेशान है या इस देश में जो वन व्यवस्था को फिर से जन्म दिया जा रहा है उससे परेशान? देखिए, मैं आपको मालूम है, मैं पूरी दुनिया में भ्रमण करता हूँ। मैं जब पूरी दुनिया में जाता हूँ और वहाँ का कल्चर, वहाँ का सम्मान, वहाँ की इक्वलिटी देखता हूँ, जब भारत में आता हूँ तो भारत में ऐसा लगता है कि भारत में रहा न जाए। यहाँ ऐसी व्यवस्था बनी हुई है, यहाँ प्रतिभा को दबाया जाता है, परेशान किया जाता है, वहाँ प्रतिभाओं को उभारा जाता है। वहाँ जाति महत्वपूर्ण नहीं है, वहाँ धर्म महत्वपूर्ण है। विदेश में जाइए, आप ईसाई हैं, आप मुसलमान हैं, आप हिंदू हैं या बौद्ध हैं, इससे गिनती होती है। लेकिन यहाँ जातियाँ खत्म नहीं हो रही। इसमें ब्राह्मण दोषी नहीं, इसमें बहुजन समाज खुद दोषी है, क्योंकि ये जातियों को गौरव मानने लगा है, जातियों को श्रेष्ठ बना करके लोगों को बताता है कि मेरी जाति बहुत अच्छी। अरे, आपको अपमानित किया गया जिस नाम से, गाली दी गई जिस नाम से, उसे आप ग्रेट बनाने पे लगे हो। आपसे ज़्यादा जाहिलपना कौन कर सकता है? इसलिए मैं चाहता हूँ बहुजन समाज बनाओ, जातियों को छोड़ो, तभी देश में सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक क्रांति होगी और आप हुक्मरान हो सकते हैं। दूसरा कोई रास्ता नहीं। आपने इतनी सारी बातें बताई, अपने समाज को जागरूक करने की भी, सरकार के खिलाफ भी आपने बताया कि किस तरीके से उन 8 सालों में किस तरीके का षड्यंत्र रचा। आपको डर नहीं लग रहा ईडी का? आपको डर नहीं लग रहा आईटी सेल का? देखिए, डर उन्हें लगता है जिनके पास बहुत कुछ होता है जी। जिनके पास अरबों खरबों की संपत्ति होती है, जिनके पास बहुत लग्जरी जीवन होता है। मैं एक बौद्ध भिक्षु हूँ। सुबह पसीना निकलना शुरू हो जाता है और जब तक हम सोते हैं रात में तब तक पसीना निकलता है। एक आम जिंदगी जी रहा हूँ, मुझे कोई डर नहीं है, मुझे किसी भी तरह का डर नहीं है। और इसलिए भी डर नहीं है, मैं अपने पुरखों की विरासत की रक्षा कर रहा हूँ, मैं भगवान बुद्ध की संस्कृति की रक्षा कर रहा हूँ, हक वंचित असहाय कमजोर लोगों की आवाज़ बना हूँ। अगर माना कि मैं मारा भी जाता हूँ तो मैं भी इसमें भी फक्र महसूस करूँगा कि कम से कम मेरा जीवन बहुजन समाज के लिए काम आया। इसलिए मुझे कोई डर नहीं लगता। क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को एक आखिरी संदेश? आखिरी संदेश मेरा यही है, जितने भी नेशनल दस्तक देखते हैं उन सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि जातियों को त्यागो, बहुजन समाज बनाओ। और अगर आप ये नहीं कर सकते हो, फिर पुनः गुलामी की तरफ तैयार हो जाओ जाने के लिए, जहाँ से मेरे बाबा साहब, जहाँ से मेरे महापुरुष हमें खींच के लाए थे। और कोई मार्ग हमारे साथ नहीं बचा है। सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक चेतना लाओ और सही और गलत की पहचान करो। दोस्त दुश्मन क्या है इसकी बात करो, व्यक्तिवादी मत बनो, विचारधारा को महत्वपूर्ण बनाओ। यही मेरा संदेश है आपके दर्शकों को। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सुमित रतन भंते जी। इन्होंने अपनी बातचीत की और बोला कि जातिवाद की जो जड़ें हैं वो बहुत मजबूत हैं और हमें उसी को त्यागने की ज़रूरत है, उससे निकलने की ज़रूरत है। तभी हम इस देश में अपने लोकतंत्र को बचा पाएंगे, तभी हम संविधान को बचा पाएंगे, तभी हम एकजुट होकर सत्ता में जा पाएंगे। जब तक इंसान जातियों में बटा रहेगा वो ना आर्थिक रूप से मजबूत बन सकता है, ना सामाजिक रूप से, ना राजनीतिक रूप से। हमारी बातचीत आपको कैसी लगी? आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं निधि रतन, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।